हेलो दोस्तों, 1320 का समय आ चुका था। दिल्ली की सत्ता से खिलजी वंश का पतन हो चुका था और तुगलक वंश स्थापित हो चुका था। खिलजियों के अंतिम शासक खुसरो शाह की हत्या करके उसके ही एक अधिकारी गाजी मलिक ने दिल्ली पे तुगलक वंश की नींव रखी थी और 1320 में ही अपना राज्याभिषेक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से करवाया था। दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक दिल्ली की सत्ता पे रहा। शासन में आते ही उसने बहुत ही सकारात्मक कार्य किए। उसने सबसे पहले कृषि विभाग के लिए नहर व्यवस्था का एक नियम स्थापित किया और उसके बाद यातायात व्यवस्था, डाक व्यवस्था और प्रशासनिक फेरबदल किए, जिसके कारण उसे दिल्ली सल्तनत का बहुत ही योग्य शासक माना जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों 1325 में उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक, यानी गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने 1325 में एक षड्यंत्र के तहत अपने ही पिता गयासुद्दीन तुगलक की हत्या करवा दी थी और दिल्ली की गद्दी हासिल की थी। तो 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पे बैठता है, यानी दिल्ली का शासन संभालता है। बहुत ही अच्छा प्रशासक ये भी रहा। दिल्ली सल्तनत में शिक्षित शासकों में से गिना जाता रहा, परंतु अपने निर्णयों के कारण इसे बहुत ही विवादास्पद भी माना गया। मोहम्मद बिन तुगलक एक उदारवादी शासक माना जाता है दोस्तों। तो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक दिल्ली की सत्ता संभालता है। 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई फिरोज तुगलक दिल्ली की सत्ता पर बैठता है। प्रशासनिक दृष्टि से बहुत ही योग्य था ये भी, लेकिन दोस्तों धार्मिक रूप से काफ़ी कट्टर माना जाता रहा। इसने कई हिंदू मंदिरों को नष्ट करवाया और इस्लामिक दृष्टि से इसने काफ़ी कार्य करवाए। वहीं प्रशासनिक फेरबदल में भी इसका योगदान काफ़ी रहा है। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक दिल्ली की गद्दी पे रहा। फिर दोस्तों इसके बाद तुगलक वंश का पतन माना जाता है, यानी तुगलक वंश अपने पतन की ओर अग्रसर हो गया था। कोई ऐसा योग्य शासक नहीं रहा जो प्रथम 3 शासकों के बराबर कार्य कर पाता तुगलक वंश में। तो दोस्तों इसके बाद आता है तुगलक शाह, जो कि फिरोज तुगलक का पोता था। 1388 में ही आता है। कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका भतीजा अबू बकर दिल्ली की गद्दी संभालता है 1389 में। दोस्तों अबू बकर के समय दिल्ली के सरदारों ने एक अन्य व्यक्ति को भी शासक बना दिया था, जिसका नाम था शहजाद मोहम्मद। और अबू बकर और शहजाद मोहम्मद में अब वर्चस्व की लड़ाई होने लगी थी। दोनों के बीच एक युद्ध होता है जिसमें अबू बकर मारा जाता है, हटा दिया जाता है और शहजाद मोहम्मद को गद्दी हासिल होती है। लेकिन शहजाद मोहम्मद में भी कुछ खास योग्यता नहीं थी। 1389 से 1394 तक उसने जैसे तैसे शासन किया। 1394 में उसकी भी मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र बनता है दिल्ली का शासक हुमायूं नाम से, या अलाउद्दीन सिकंदर शाह के नाम से वो दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। 1394 में ही उसकी भी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और नसरुद्दीन महमूद शाह 1394 से 1412 तक दिल्ली की सत्ता संभालता है, जो कि हुमायूं का छोटा भाई था। हुमायूं का अलाउद्दीन सिकंदर शाह का छोटा भाई नसरुद्दीन महमूद शाह के हाथों में गद्दी आती है। 1394 से 1412 तक वो तुगलक वंश का शासक तो बना रहता है, लेकिन खास कोई कार्य उसने नहीं किया। और इसी के दौरान जब ये सत्ता में था तभी तैमूर लंग का आक्रमण हो जाता है हिंदुस्तान पे। नसरुद्दीन महमूद शाह बिल्कुल योग्य नहीं था, तैमूर लंग से बराबरी नहीं कर सकता था। उसके आक्रमणों को वो जैसे तैसे झेलता रहा और 1412 में समाप्त हो गया। उसके बाद बनता है तुगलक। हालांकि 1412 में तुगलक वंश का पतन माना जाता है, लेकिन दोस्तों उसके बाद भी एक शासक रहा दौलत खां। 1412 से 1414 तक इसने शासन तो किया, लेकिन ये केवल तैमूर लंग के आक्रमणों से ही जूझता रहा। तो 1412 से 1414 तक ये तैमूर लंग और इसके बीच संघर्ष रहा। तैमूर लंग का एक जो उत्तराधिकारी था हिंदुस्तान में, खिज्र खां। तैमूर लंग ने जो क्षेत्र जीते थे उनको वो खिज्र खां के हाथों में दे गया था और खिज्र खां और दौलत खां के मध्य बराबर युद्ध होता रहा सत्ता के लिए। अंततः दौलत खां मारा जाता है। खिज्र खां, जो कि सैयद वंश से रिश्ता रखता था, आगे चल के सैयद वंश की नींव रखता है दिल्ली सल्तनत पे
और स्थापना करता है सैयद वंश की, जो कि तैमूर लंग का उत्तराधिकारी था हिंदुस्तान में। तो दोस्तों, इस तरीके से तुगलक वंश का आरंभ होता है और पतन हो जाता है 1414 आते आते, और स्थापित होता है सैयद वंश, जिसे हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।